गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो और एक नई कहानी के साथ। मैंने जब उस बॉयफ्रेंड होता है ना, उससे उसकी हो जाती है लड़ाई। लड़ाई हो जाने के बाद वो बॉयफ्रेंड उसके पति को लाकर उसके सारे फोटो वीडियोस दिखा देता है। उसका पति, जो कि विवेक नाम का था, बहुत ही यार टेंशन में हो जाता है। इतनी टेंशन में हो जाता है कि उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। और इधर जो राधिका नाम की औरत होती है ना, उसकी वो बड़ी खुशहाल ज़िंदगी जी रही होती है कि उसे ये पता होता है कि मेरी कोई कहानी किसी को पता नहीं चली। पर उसके बॉयफ्रेंड ने उसके आदमी को सारी हकीकत बता रखी थी। उसका आदमी विवेक हर बार यही पूछता था कि राधिका, तुम काम करने जाते हो, कुछ गलत तो नहीं है तुम्हारा? वो मना करती रही। एक दिन ऐसा होता है कि विवेक उसकी तहकीकात करना शुरू कर देता है। जहाँ वो काम करने जाती थी, उधर झाड़ियों में बैठकर उस कोठी की तरफ देखा करता था। तो वो देखता है कि दरवाज़ा खुलता है, राधिका बाहर आती है, बच्चे को लेकर खिलाती है और ये अंदर बाहर का खेल काफ़ी देर तक चलता रहता है। तो विवेक को कुछ शक होता है, तो वो धीमे कदमों से उस कोठी की तरफ जाता है जहाँ उसकी पत्नी राधिका काम कर रही होती है। वो साथ के उस दरवाजे को खोलता है, जो खिड़की का होता है, छोटा सा एक लकड़ी के सहारे से खोलता है, क्योंकि उस दरवाजे पर बाहर जाली लगी होती है महीन सी। तो वो काफ़ी कोशिश करता, नहीं खुलती। पास में पड़ी हुई एक पतली सी लकड़ी उसे दिख जाती है। उस लकड़ी को वो उठाकर और उस छेद में डालकर जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि वो देखता है कि उसकी पत्नी राधिका अर्धनग्न कपड़ों में किसी गैर मर्द के साथ शारीरिक संबंध बना रही होती है। वो चुपचाप ये देखकर और उसकी एक वीडियो बनाता है अपने फ़ोन से। और वीडियो बनाने के बाद थोड़ा सा वहाँ हटकर फ़ोन करता है, तो राधिका फ़ोन नहीं उठाती है। फिर वो फ़ोन पर फ़ोन करता है, तो राधिका कोई जवाब नहीं देती है उसके फ़ोन का। करीबन 15-20 मिनट बाद राधिका फ़ोन उठाती है और हाँफती हुई बोलती है, हाँ, क्या है, बताओ, किस लिए तुमने फ़ोन किया? इस तरह की आवाज़ सुनकर विवेक कहता है कि तुम कुछ ज़रूरी काम कर रहे थे क्या? वो बोलती है, नहीं, मैं कुछ ज़रूरी काम नहीं कर रही थी, मैं झाड़ू पोंछा कर रही थी, अचानक तुम्हारा फ़ोन आया, तो मैंने कहा लाओ पूछ लें क्या बात है और क्यों मुझे परेशान करते हो, काम करने दीजिए। क्योंकि किसी के घर आई है तो कोई बैठेगी तो तनख्वाह देगा नहीं, काम करने की ही तनख्वाह देगा। ऐसा बोलकर राधिका उस पर झिझिया पड़ती है। और उसकी झिझक देखकर विवेक तो पहले ही उसकी सारी करतूत देख चुका होता है। वो कहता है कि यार थोड़ी देर और बात करो ना, अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हें काम करना है, तुम एक हाथ से झाड़ू लगाते रहो और फ़ोन से बात करते रहो, या फ़ोन हैंड फ्री करके रख लो और बात करते रहो। तो वो बोलती है कि ठीक है, मैं फ़ोन तो हैंड फ्री कर दे रही हूँ, जितनी होगी उतनी तुमसे बात करती रहूँगी। अगर फ़ोन से मैं दूर चली गई तो उधर से जब मैं काम करके आऊँगी तभी बात हो पाएगी। तो विवेक इस बात को मान जाता, पर उसका बॉयफ्रेंड इशारे इशारे में उसे मना करता है कि ये गलत है। वो उसे इशारा करती है कि तुम शांत रहो, और वो फ़ोन हैंड फ्री करके कोने में रख देती है और अपने काम पर लग जाती है और अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि ज़्यादा आवाज़ें करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तो दोनों फिर वही संभोग कीड़ा में लग जाते हैं और संभोग करने लगते हैं। और वो बात करता रहता है, राधिका उसकी बातों का जवाब देती रहती है हंस हंस कर। तो वो ये सारी चीज़ें जंगला से देखता रहता है। जब काफ़ी देर हो जाती है, वो दोनों संतुष्ट हो जाते हैं, तो वो हट जाते हैं। हट जाने के बाद विवेक कहता है अपनी पत्नी राधिका से कि हे राधिका, तुम्हारा काम पूरा हो गया? वो कहती है, कौन सा काम? कि अरे जो अभी तुम कर रहे थे। तो वो थोड़ी झिझिया जाती है और कहती है, कौन सा काम हम कर रहे थे? वो कहता है कि मैं अभी सो के उठा था, तब सपने में देख रहा था कि मैंने तुम्हें फ़ोन किया है और तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ शारीरिक संबंध बना रही हो। उसके बाद जब मैंने तुमसे कहा कि फ़ोन हैंड फ्री कर दो, तो तुमने फ़ोन हैंड फ्री करके उसके साथ शारीरिक संबंध बना चुकी थी। उसके बाद उठकर तुमने अपने सूट को सीधा किया, उसके बाद उस सूट को पहना और इस टाइम तुम अपने बालों को संभाल रही हो। तो राधिका चौंक जाती है कि ये तुम क्या कह रही हो? मन में तो वो ये सोचती है कि ये सारी घटना इसे कैसे पता। फिर भी वो अनजान होकर कहती है, ये क्या कह रही हो?
यहाँ कौन आ सकता है इस कमरे में? वो बोला नहीं, मैंने एक सपना देखा था ना, उस सपने की ही मैं बात कर रहा था। वो कहती है उस सपने की बात मुझे नहीं पता, तुमने क्या सपना देखा क्या सपना नहीं देखा। तो वो विवेक कहता है यार आखिरी बार एक बात पूछूं। तो वो कहती है कि तुम हर बार आखिरी एक बात पूछते हो पर तुम्हारी कभी बात आखिरी नहीं होती है। तो वो कहता है चलो इस बार मेरी आखिरी बात हो जाती है। वो कहती है बोलो। कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, उसके साथ तुम शारीरिक संबंध बनाती हो। तो राधिका झिझक जाती है और एकदम चिल्लाकर बोलती है तुम पागल हो गए हो, अपनी पवित्र पत्नी पर तुम दाग लगा रहे हो, लांछन लगा रहे हो, किसी गैर मर्द के साथ तुम अपनी पत्नी को जोड़ रहे हो, कैसे तुम आदमी हो। ये सब कुछ सुनकर विवेक एक पल के लिए शांत हो जाता और कहता है कि काश तुम ऐसी होती। राधिका कहती क्या हो गया, तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो। वो कहता है कि हाँ काश तुम ऐसी होती, जरा जंगले की तरफ देखो। तो वो उस लकड़ी को आगे बढ़ाता है और इशारा करता है। राधिका जैसे ही जंगले की तरफ देखती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहता है मैं काफ़ी देर से तुम्हारा सब कुछ देख चुका हूँ जो तुमने अभी अभी किया था। तुम अब अनजान बनने की कोशिश ना करो, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। तो राधिका कहती है जब तुमने सब कुछ देख ही लिया है तो मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ आने के बाद मुझे वो लड़का बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा और ना चाह के भी मेरे उससे शारीरिक संबंध हो गए। अब मैं क्या करूं। तुमने भी तो कभी मेरे पीछे किसी औरत के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। तो विवेक कहता है कि उस औरत को मैंने प्यार किया था, चाहा था, उसको मैंने पूजा था, पर तुमने जो किया है वो गलत है, क्योंकि मैंने तो प्यार के बसीभूत होकर किया था और जिस काम को करके और उस काम की सज़ा भी मैं पा चुका हूँ। तुमने काफ़ी मुझसे उल्टी सीधी कही, काफ़ी मुझसे बुरा भला कहा और उसके बाद जब मैंने सज़ा पा ली वही काम तुमने किया, तो जितनी सज़ा मुझे मिली थी उतनी ही सज़ा तुम्हें भी मिलेगी। तो राधिका कहती है मुझे कोई सज़ा नहीं चाहिए, मैं यहाँ खुशहाल ज़िंदगी जी रही हूँ, काम करती हूँ अपना और अपने घर का भरण पोषण करती हूँ। तो विवेक कहता है कि जो मुझे तुमने ताने दिए थे, सजाएं दी थी, उसका क्या, तुम्हें भी तो वो सजाएं और ताने सुनने हैं। तो राधिका कहती है कि जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो और यहाँ से अभी जाओ, क्योंकि वो दोबारा फिर आएंगे और दोबारा आने के बाद हम लोगों का दोबारा से फिर होगा और इस बार हम लोगों का कम से कम 2-3 घंटे तक रहेगा, क्योंकि अभी टाइम ही क्या हुआ है, 11 बजे है और मैम को आने में टाइम काफ़ी लगेगा, क्योंकि मैम 2:30 बजे आती है ना स्कूल से, इसलिए। तो विवेक उसे बहुत समझाता, वो नहीं मानती है, तो वो उसके सारे फ़ोटो वीडियोज़ लेकर और ट्रक के नीचे आकर आत्महत्या कर लेता है। पर विवेक आत्महत्या करने से पहले एक होशियार आदमी की ज़िंदगी जीता है और अपने एक वीडियो के माध्यम से सबको बताता है कि मैं अपनी आत्महत्या अपनी पत्नी की इस करतूत की वजह से कर रहा हूँ। ये उसके सारे वीडियो को वायरल कर देता है। इधर राधिका अपने प्रेम के रास लीला क्रीड़ा में मस्त थी। जब तक उसे कुछ होश आता है तब तक वीडियो विवेक की बहुत तेज़ी से वायरल हो चुकी थी। होता यह है कि वो जहाँ काम कर रही होती है उस मकान मालिक के फ़ोन में भी वो वीडियो आ चुकी होती है, जिसे वो देखता है। वो तिल मिलाकर घर आता है और राधिका से कहता है तुमने मेरे लड़के के साथ क्या किया है। राधिका कहती है मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया है। वो कहता है ये वीडियो देखो, तुम्हारे आदमी ने अभी अभी अपलोड किया है और तुम्हारे आदमी ने आत्महत्या कर ली है और इसमें तुम्हारे आदमी ने स्पष्ट कहा है कि मैं अपनी आत्महत्या राधिका और उसके बॉयफ्रेंड के वजह से कर रहा हूँ और मेरी जितनी भी प्रॉब्लम है, जैसे मेरे बैंक का कर्जा, और विवेक ने अपने दोस्तों के भी नाम खोल दिए थे झूठ मूठ में ही कि मैंने इन लोगों से इतना इतना रुपया लिया था और अपने दोस्तों को फ़ोन करके भी बता दिया था कि मैं आत्महत्या कर रहा हूँ और इतना इतना पैसा इनसे लेना। उधर उनके दोस्त पुलिस को लेकर आ जाते हैं, उस वीडियो को दिखाते हैं और कहते हैं कि मेरे दोस्त ने मरने से पहले ये वीडियो बनाई थी और हमारा इतना इतना रुपया था जो कि आपके लड़के को देना होगा और राधिका को देना होगा। तो पुलिस राधिका को और उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लेती है, कोर्ट में पेशी होती है।
तो वो चीख चीख के कहता है कि मुझे नहीं पता था कि इनके पति का कर्जा किस चीज़ का और किस बात का है। मुझे इन्होंने ये बताया था कि इनका पति से लड़ाई होती है और इनका पति इन्हें प्यार नहीं देता, और ये मुझे अच्छी लगती थी, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। तो ये सब झूठ है, इनके दोस्तों का कोई पैसा नहीं है। तो अदालत लास्ट में ये फैसला देती है कि मरने वाले ने अपनी वीडियो बनाई है और साक्ष्य और सबूत के तौर पर उनके दोस्त मौजूद है, जो एक दूसरे की गवाही दे रहे हैं कि मैंने दोस्ती में उसकी हेल्प की थी, उसे पैसे दिए थे, तो ये पैसे चुकाने पड़ेंगे। रकम कोई ज़्यादा नहीं होती है, यही होती है करीबन 80-90 लाख की। और 80-90 लाख रुपए एकदम किसी को मिल जाए तो नीयत हर किसी की डोल जाती है। तो वो जब कोर्ट के माध्यम से पैसे मिले उस लड़के ने और राधिका पे तो कुछ था ही नहीं, तो उस लड़के ने अपनी इज्जत बचाने के लिए ये कहा कि मैं आप लोगों के सारे पैसे दे देता हूँ, पर इस केस को ख़त्म कर दो। तो उसके दोस्त कहते हैं कि ठीक है, आप पैसे दे दो, हम ये केस वापस ले लेते हैं। तो इस तरह से कोर्ट से केस तो वापस होता है, पर उसका जो सबसे लास्ट वाला दोस्त होता है वो कहता है कि मिलॉर्ड, इन सबके पैसे मिल गए, मेरा कोई भी पैसा उसके ऊपर नहीं था जो कि मैं लेता, पर एक चीज़ थी जो मुझे चाहिए। मिलॉर्ड कहते हैं क्या, कि इसकी वजह से मेरा दोस्त मरा है, मुझे मृत्यु दंड चाहिए, इन दोनों को आप फांसी पर लटका दो ताकि कभी कोई दोस्त किसी दोस्त से ना बिछड़े। इतना सुनते ही खन मिलॉर्ड की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि दोस्ती की ऐसी मिसाल कि ये अपने सारे पैसे छोड़कर इन पापियों के लिए फांसी की सज़ा मांग रहा है। वो मिलॉर्ड से कहता है कि मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था, बहुत प्यारा था, पर वो एक औरत के चक्कर में बहक गया था, उसके अपोजिट उसकी औरत भी तो बहकी, तो इसे भी तो अपना गुनाह मिलना चाहिए, उसे मिला है जैसे। तो मिलॉर्ड कहता है कि ठीक है, वो उन्हें फांसी की सज़ा सुनाता है। इधर राधिका और उसका बॉयफ्रेंड बहुत चीखते हैं, कहते हैं मैंने पैसा भी दे दिया सब कुछ, फिर फांसी क्यों। पर कानून तो कानून होता है, उन दोनों को बीच चौराहे पर फांसी दे दी जाती है। इधर होता क्या है कि जो विवेक अपनी वीडियो बना चुका होता है और लाइव वीडियो में एक ट्रक के नीचे आ जाता है जिससे वो मारा जाता है, पर वो पूरी तरह से मरता नहीं है। होता यह है कि उस ट्रक के नीचे आ जाने के बाद वो बगल में ही बने हुए पुल पर गिर जाता है। लोग समझते हैं कि वो ट्रक के नीचे आके मर गया और नहर में गिर गया। उसे गांव में कुछ लोग निकाल लेते हैं, उसका इलाज करते हैं, उसकी टांग एक टूट जाती है और वो काफ़ी गंभीर हालत में होता है। फिर वो अपने घर आता है, अपने दोस्तों से मिलता जुलता है और उन सबको वो कहानी बताता है कि मैं इस तरह से बचा था। तो कहानी का यही सार है दोस्तों कि चलो पति से कोई गलती हो गई है तो वो गलती पत्नी को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तैश और जुनून में अपनी इज्जत गंवाने के बाद बचता कुछ भी नहीं है। जैसे आपके पास मानिए काफ़ी पैसा है, उस पैसे को आप 1 सेकंड में बर्बाद कर सकते हो, पर कमाने में सदियां बीत जाती है। तो इस कहानी का यही उद्देश्य था। मिलते हैं अगले फिर कहानी में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, सत श्री अकाल, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, बार बार राम राम।